वेलकम बैक। फिर से स्वागत है कंट्रीपीडिया के एक एपिसोड में। इस एपिसोड में तिब्बत के बारे में जानेंगे। तिब्बत इतिहास से लेकर अब तक ही जो है बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस रहा है। इसको चाइना का ऑटोनोमस जोन कहा जाता है। एक ऑटोनोमस जोन का मतलब ये होता है कि जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा तिब्बत में, उसका कंट्रोल जो होगा वो बीजिंग में होगा। विद थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलेगी तिब्बत में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है, पर ये कहने की बात है वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तिब्बत को इतिहास से ही द फॉरबिडन लैंड कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे तिब्बत स्थित है उसको तिब्बत प्लेट्यू कहा जाता है। चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहीं पे जो है माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, जो कि अर्थ पे सबसे ऊंचा पर्वतमाला यहीं पे है। इसलिए जो है इतिहास से ही ये जितने भी आक्रमणकारी हैं जो कि नॉर्थ से वेस्ट से आक्रमण करने आते थे, उनसे ये बचा रहा और छुपा रहा। पर एक रहस्यमय बात ये है तिब्बत के बारे में, जिसके बारे में अपने को कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि तिब्बत क्या एक नेशन कंट्री है। तो इसका आंसर यही है, बिना किसी सस्पेंस के बता देता हूँ कि ये कंट्री नहीं है, चाइना का ही ये एक स्टेट है। पर क्या तिब्बत को एक स्टेट होना चाहिए? इसका आंसर आप खुद देना वीडियो के एंड में कमेंट में बताना। तिब्बत का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है और तिब्बत 9th सेंचुरी तक जो था वो ग्रेट तिब्बतन एम्पायर था। और इसको मैप में देखते हैं कि तिब्बत जो है 9th सेंचुरी तक इंडिया पाकिस्तान कंबाइन जो है उससे भी बड़ा था, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का जितना साइज़ है उससे भी बड़ा था साइज़ में। तो मैप में देखते हैं कि तिब्बत का जो आकार था 9th सेंचुरी तक वो किस प्रकार से था। जिस तरह से मैप में दिख रहा है, चाइना के वेस्ट में 2 ऑटोनोमस जोन है, 2 प्रोविजंस हैं जहाँ पे चाइना उनको कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देके। एक का नाम जो है वो है जिनजियांग ईगर और दूसरा तिब्बत आता है। 9th सेंचुरी तक तिब्बत का जो बॉर्डर था वो वेस्ट में जिनजियांग ईगर में एक तारिम बेसिन है, वहाँ से लेकर साउथ में नीचे नेपाल, बांग्लादेश, ढाका और चाइना का ही एक और स्टेट यूनान यहाँ तक जाता था। वेस्ट में ये अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर बताया था वहाँ तक ये कवर होता था। इंडिया का कश्मीर, लद्दाख भी तिब्बत के अंदर ही कवर होता था। और चाइना का जो ईस्ट पोर्शन में जो 2 स्टेट है जिसमें क्विंगाइट स्टेट है वो भी कवर होता था तिब्बत के अंदर ही। यह है तिब्बत का नेक्स्ट मैप, जिसमें उसका आकार जो 9th सेंचुरी तक था वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कंबाइंड साइज से भी बड़ा था। तो अब एक जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो ग्रेट तिब्बतन एम्पायर था इतना बड़ा साइज में धीरे धीरे टूटते गया और अभी ये चाइना के अंदर आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसके लिए तिब्बत का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं तिब्बत के इतिहास के बारे में। लगभग 21,000 साल पहले तिब्बत में इंसानों का आगमन हुआ और ये जो लोग थे वो तिब्बत के ही नॉर्थ ईस्ट भाग में जो चाइना का अभी करेंट स्टेट है क्विंघाई, वहाँ से ये माइग्रेट करके आए थे और यहाँ पे उन्होंने सांगसुंग कल्चर की स्थापना की। सांगसुंग कल्चर में जो सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था उसको बॉन प्रेस्ट कहा जाता था। ये लोगों के स्पिरिचुअल लीडर होने के साथ साथ बहुत बड़ी सेना के कमांडर भी होते थे और जो कि स्टेट का सारा कार्यभार संभालते थे। इसी समय क्विंघाई प्रोविंस के अंदर एक और कबीले के लीडर थे जिनका नाम था द्रिजम सेनपो जो है वो भी माइग्रेट करके तिब्बत में आए और उनका उद्देश्य था कि सांगसुंग कल्चर में जो बॉन प्रेस्ट है उनको वो मार दे और सांगसुंग कल्चर खत्म करके अपना जो है वहाँ पे शासन स्थापित करे, पर वो उसमें नाकाम हुए। और इस तरह से 7th सेंचुरी तक सांगसुंग कल्चर जो है वो तिब्बत में फलता फूलता रहा। 7th सेंचुरी में तिब्बत का कार्यभार संभाला एक बहुत ही ग्रेट लीडर ने जिनका नाम था सांगसेन गाम्पो। इस समय ही तिब्बत जो है वो छोटे से तिब्बत से बनकर द ग्रेट तिब्बतन एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। इस समय तिब्बत का जो बॉर्डर था वो वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ में इंडिया के वेस्ट बंगाल तक, इसके अलावा चाइना का जो यूनान स्टेट है वहाँ तक, ईस्ट में जो है जिनजियांग प्रोविंस वहाँ तक फैला हुआ था और चाइना के भी बहुत हिस्सों पे तिब्बत का कब्जा था। सांगसेन गाम्पो ने नेपाल की जो प्रिंसेस है जिसका नाम भिरिकती था, उनसे उन्होंने शादी की। ये फर्स्ट वाइफ थी उनकी और यही उनका तरीका था अपने तिब्बत साम्राज्य को बड़ा करने का। 7th सेंचुरी में तिब्बत का जो बॉर्डर था सांगसेन गाम्पो के समय वो मैप में इस तरह से दिख रहा है। वेस्ट पार्ट में जहाँ पे अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लद्दाख और कश्मीर वाला हिस्सा जो तिब्बत के अंदर था उसको ऊतसांग कहा जाता था। इसी तरह से ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना के स्टेट तिब्बत के कब्जे में थे उसको कहा जाता था आमडो। एंड साउथ ईस्ट में जो जितने भी शहर थे और जो कि तिब्बत के कब्जे में थे उनको हाम कहा जाता था। सांगसेन गाम्पो के जाने के बाद 9th सेंचुरी में जो इतिहास में शुरू से होता आया है, गद्दी को लेकर
जो बेटे थे सांगसिंग गाम्पो के, वापस में लड़ने लगे और इस तरह से तिब्बत में भी जो है सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और जो ग्रेट तिब्बतन एम्पायर है वो धीरे धीरे टूटना आरंभ हो गया। इसका फ़ायदा उठाकर 12th सेंचुरी में मंगोलिया से जो मंगोलियन एम्पायर थे जो कि चाइना पे ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके थे, वो तिब्बत में उन्होंने कंट्रोल कर लिया और यहीं से जो है ऑटोनोमस जोन की कहानी स्टार्ट हुई कि जो बीजिंग में मंगोलियन प्रिंस बैठे होते थे वो तिब्बत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अपॉइंट करते थे जिनको थोड़ी सी स्वतंत्रता थी तिब्बत के रोज के कार्यभार संभालने के लिए, पर वो जो है बीजिंग में बैठे प्रिंस के आदेश के विपरीत कभी नहीं जा सकते थे। अगर ऐसा होता था तो तुरंत ही जो है मंगोलियन प्रिंस चाइनीज ट्रूप्स को तिब्बत के अंदर भेज देते थे। जो भी व्यक्ति तिब्बत में अपॉइंट होता था तिब्बत का रोज का कार्यभार संभालने के लिए, उसको मंगोलियन प्रिंस ने ही लामा की उपाधि दी थी। 13th सेंचुरी में जब मंगोलिया का कंट्रोल चाइना और तिब्बत दोनों के ऊपर था तो चाइना के जो ट्राइबल लीडर थे वो चुपचाप नहीं बैठे हुए थे, ये मंगोलिया से लगातार ही लड़ाई कर रहे थे और 13th सेंचुरी में एक ऐसा मौका आया जहाँ पे चाइना जीती और सांगपो डायनेस्टी की स्थापना हुई तिब्बत में। इस समय ही तिब्बत में जो है गेलिब स्कूल की स्थापना हुई जिसको येलो हैट कहा जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट और जो टीचर दोनों हैं वो येलो टोपी और येलो कपड़ा पहनते हैं और यहाँ पे जो स्कूल का हेड होता है उसको लामा कहा जाता है। इस समय मंगोलिया और जो चाइनीज़ के सांगपा डायनेस्टी थे वो साथ में तिब्बत और चाइना में काम कर रहे थे और इस समय ही जो मंगोलिया के लास्ट प्रिंस थे तिब्बत के अंदर अल्तान खान, उन्होंने जो गेलिब स्कूल के हेड हैं जिनका नाम था सोनम गयास्टो, उनको दलाई लामा की उपाधि दी। तो सोनम गयास्टो जो है वो फर्स्ट दलाई लामा थे तिब्बत के अंदर। 16th सेंचुरी में जो 5वें दलाई लामा थे तिब्बत के अंदर, उन्होंने सांगपा डायनेस्टी के जो लास्ट प्रिंस थे उनको बुरी तरह से हराया और इस तरह से चाइनीज़ जो कंट्रोल है वो तिब्बत में कम हो गया और तिब्बत का जो कार्यभार है वो तिब्बत के लामा के ऊपर ही आ गया। 17th सेंचुरी में चाइना के वेस्ट में जो तिब्बत के पास एक शहर है, इसका नाम क्विंघाई है, यहाँ पे एक लीडर का जन्म हुआ और ये मंगोलिया, चाइना और तिब्बत के लामा की लड़ाई को बहुत ध्यान से देख रहा था और इन्होंने लास्ट में आके जो 5वें लामा है उसको पराजित किया और क्विंग डायनेस्टी की स्थापना हुई तिब्बत के अंदर। और यहाँ भी क्विंग डायनेस्टी का जो कंट्रोल था वो क्विंग घाई में ही होता था और यहाँ भी ऑटोनॉमी दी गई तिब्बत के अंदर कि लामा जो है वही कार्यभार संभालेंगे। और 17th सेंचुरी में तिब्बत में बहुत ही शांति व्यवस्था बनी रही क्विंग घाई के प्रिंस के अंदर। पर 1792 में नेपालीज ने तिब्बत में आक्रमण किया, इन्वेड करने की कोशिश की और इसके बाद ही क्विंग घाई में जो बैठे प्रिंस है उनको चाइनीज ट्रूप जो है पहली बार इनके शासनकाल में तिब्बत में भेजना पड़ा और तिब्बत के पास जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे चाइनीज ट्रूप जो है परमानेंट इस्टेब्लिश्ड हो गई। 1834 में सिख एम्पायर जो कि इंडिया में मौजूद थे, यहाँ के जो राजा थे जोरावर सिंह, इन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया और तिब्बत के लद्दाख को छीनकर भारत में मिला लिया। तो जब भी आप लद्दाख में अपनी बाइक लेकर सड़कों पे घूमते हैं और एंजॉय करते हैं तो जोरावर सिंह को धन्यवाद ज़रूर कहना। 19th सेंचुरी तिब्बत में एक ऐसा समय था जब जो है द ग्रेट गेम चल रहा था इतिहास के अंदर। दो बड़े पावर थे जो कि एशिया में कब्जा करने के लिए बहुत ही बेताब थे, एक है रशिया और एक है ब्रिटिश इंडिया जो कि यूके से आगे भारत पे ऑलरेडी कब्जा करके रखे थे। रशिया जो है धीरे धीरे अपने साउथ में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान पे कब्जा कर रहा था। इस तरह से ब्रिटिश इंडिया भी इंडिया के आगे नॉर्थ बॉर्डर के आगे बढ़कर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। हालांकि जब तक क्विंग हाई में मौजूद प्रिंस हैं उनका शासनकाल था तिब्बत में, तब तक वो तिब्बत में शांति व्यवस्था उन्होंने बना के रखी। सिर्फ एक ही समय पे उन्होंने चाइनीज ट्रूप्स को तिब्बत के अंदर भेजा जब नेपालियों ने तिब्बत पे इन्वेड किया। पर इस ग्रेट गेम को देखते हुए जो क्विंग हाई में बैठे प्रिंस हैं वो घबरा गए, उनको जो है तिब्बत का साम्राज्य खोने का डर लगने लगा और 1910 में उन्होंने चाइनीज ट्रूप्स को फिर से तिब्बत में भेजा। और इस समय जो है 13वें दलाई लामा तिब्बत में मौजूद थे, उनके सेना ने जो है क्विंग हाई प्रिंस की सेना से लड़ने की कोशिश की पर हार गए और जो 13वें दलाई लामा थे वो भागकर कहीं छिप गए। और इसी समय जो हुआ कि तिब्बत की जनता को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया, वहाँ के कल्चर को तोड़ दिया गया, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तिब्बत का जो 60% हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो तुरंत जो है तहस नहस कर दिया गया और इतिहासकारों को बाद में जब तिब्बत का इतिहास जो है पता करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा। तो 13 दलाई लामा थे वो छुपकर ऐसे ही नहीं बैठे हुए थे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे क्योंकि क्विंग हाई ने जो आमडो और खाम का रीजन था वो तिब्बत से छीनकर चाइना में ऑलरेडी मिला लिया था। इस समय तक फिर से एक बार रेवोल्यूशन हुआ तिब्बत के अंदर और क्विंग हाई के जो प्रिंस है उनको बुरी तरह से लामा की आर्मी में पराजित किया। और जो है मॉडर्न चाइना इसी समय डेवलप हो रहा था, जहाँ पे चाइना के अंदर जितने भी ट्राइबल लीडर हैं वो आपस में लड़ाई करके एक यूनाइटेड चाइना की स्थापना कर रहे थे। तो मॉडर्न चाइना ने
क्विंघाई के प्रिंस का जो बिहेवियर रहा तिब्बत के लोगों के लिए और तिब्बत के कल्चर को लेकर, उसके लिए मॉडर्न चाइना ने तिब्बत से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वो तिब्बत जैसे पहला चल रहा था हिस्ट्री में वैसे ही चलता रहेगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी और जो 13वें दलाई लामा हैं उनके टाइटल को रीस्टोर किया जाएगा। पर दलाई लामा ने इस चाइनीज़ टाइटल को लेने से मना कर दिया और उन्होंने इंडिपेंडेंट तिब्बत का अपने आप को दलाई लामा घोषित कर दिया। तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया बहुत ही अच्छे एलाई थे, इसलिए 1914 में जो तिब्बत के दलाई लामा थे, 13वें दलाई लामा, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के साथ शिमला अकॉर्ड साइन किया, जहाँ पे तिब्बत का साउथ का हिस्सा लद्दाख जो जोरावर सिंह ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया था वो तिब्बत ने भारत के नाम कर दिया। और चाइना जो है इस जो एग्रीमेंट हुआ था उसको इलीगल मानता है, शिमला अकॉर्ड को, इसलिए आए दिन जो है लद्दाख में चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो एंटर करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि तिब्बत का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग लद्दाख भी चाइना का ही पार्ट है। 1914 में हुए शिमला अकॉर्ड को चाइना ने जो है वो अस्वीकार किया था, असहमत था और इससे खुश नहीं था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उस समय चाइना जो है यूनाइटेड नहीं था। 1914 के बाद से जितने भी ट्राइबल लीडर हैं चाइना में वो आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे जो है चाइना यूनाइटेड होने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान ने चाइना में इन्वेड किया था तब बाहर की कंट्री यूके और यूएसए की मदद से चाइना में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और चाइना जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावर अर्जित करने लगी। और 1950 में चाइना ने जो आमडो और खाम का रीजन है तिब्बत का, हिस्टोरिकल तिब्बत का, वो धीरे धीरे चाइना में मिला लिया और तिब्बत को फिर से अपने में मिला के उसको एक ऑटोनोमस जोन में कन्वर्ट कर दिया। और इसी समय उन्होंने जो 14वें दलाई लामा हैं, जो करेंट दलाई लामा आप हम देखते हैं, उनके साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में चाइना ने प्रपोजल दिया दलाई लामा को कि वो उनके दलाई लामा के टाइटल को रिस्टोर करेंगे और जैसा इतिहास में चलता आ रहा है कि तिब्बत एक ऑटोनोमस जोन रहेगा और वहाँ पे कंट्रोल दलाई लामा के अंदर रहेगा, पर वो कंट्रोल जो होंगे वो बीजिंग में बैठे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ही होंगे। पर जो दलाई लामा है उन्होंने इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट को ठुकरा दिया और वो भाग के धर्मशाला में आ गए और ये जो है आज भी गवर्नमेंट चला रहे हैं इन एग्जाइल। दलाई लामा के तिब्बत में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो आए दिन जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पर 1950 के बाद से चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है और रिसेंट में ही तिब्बत के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं, जिसमें आयरन और जो है वो कोल है, जिसमें प्लेटिनम है, ये सारे मिल रहे हैं। और इसलिए जो है ये लगता नहीं है कि चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस तिब्बत से कम करेगा, क्योंकि चाइना में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें ये सारे मिनरल्स लगते हैं। अगर चाइना के पास तिब्बत रहे तो ये रॉ मटेरियल जो है चाइना को किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो चाइना जो है वो तिब्बत से अपनी पकड़ को कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहेगा और चाइना का पावर इतना बढ़ता जा रहा है 1950 के बाद से, ये संभव नहीं है कि जो दलाई लामा धर्मशाला में छुप के बैठे हैं वो सत्ता को उलट पलट कर सके। दलाई लामा के धर्मशाला में भागने के बाद चाइना के ट्रूप्स ने जो है और चाइना ने तिब्बत में कल्चरल जो है वो रेवोल्यूशन करने की कोशिश की। जितने भी मॉन्स्ट्री बनाए गए थे वो धीरे धीरे चाइना ने तहस नहस कर दिए। कल्चरल जो है वो रिफॉर्म हुआ, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल जो हिस्टोरिकल स्कूल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, तिब्बत के इतिहास को मिटाने की बहुत ही कोशिश की गई, जिससे तिब्बत जो है वो चाइना का ही एक पार्ट लगे। 1959 में ये कल्चरल रिफॉर्म हुआ। फिर 1962 में इंडिया और चाइना ने एक ब्रीफ लड़ाई लड़ी लद्दाख, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेते हुए, जिसमें इंडिया की हार हुई। पर आखिरकार जो है वो चाइना मैकमोहन लाइन के पीछे चला गया, क्योंकि चाइना जो है अपने ऊपर यूनाइटेड नेशन का दबाव नहीं बनाना चाहता था और वो जो भी कर रहा है वो इतिहास में जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं और इतिहास के हिसाब से वो धीरे धीरे करना चाहता है। पावर के बल पे वो लद्दाख को नहीं छेड़ना चाहता है। फिर जो है वो तिब्बत के अंदर लेटेस्ट अनरेस्ट जो हुआ था, जो पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो 2008 में हुआ था। तो ये था तिब्बत का इतिहास। तिब्बत के इतिहास के बाद से इतना पता चलता है, जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ कि तिब्बत जो है एक कंट्री, एक नेशन नहीं है, पर क्या तिब्बत को एक नेशन होना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप अंत तक अब यहाँ तक आ गए हैं तो आपने देखा है, तो अब ये आंसर जो है आप ही डिसाइड कीजिए, ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है कि तिब्बत जो है वो कंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।